साथियों, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में धारा 52 लग चुकी है। वाइस चांसलर प्रोफेसर अविनाश तिवारी को हटा दिया गया है। धोखाधड़ी का मामला लगे, हालांकि प्रोफेसर अविनाश तिवारी अकेले ही उसमें शामिल नहीं है आरोपों में, 18 प्रोफेसर और हैं। अब धारा 52 लग गई है। हमारे साथ में डॉक्टर DS चंदेल, धीरेन्द्र सिंह चंदेल, एक नामी गिरामी पहचाना हुआ नाम है शिक्षा जगत में, कि भाई साहब जैसे ये धारा 52 लगा दी है, तो धारा 52 का अर्थ क्या रहता है? धारा 52 में ये है कि जो कार्य परिषद है वो भंग हो जाती है और कार्य परिषद की जो शक्तियां हैं वो कुलपति के पास रहती है। अच्छा। और इसी तरह जो विद्या परिषद है वो भी भंग हो जाती है। हाँ। तो वो भी शक्तियां सब कुलपति के पास है। अब इसमें जहाँ तक एक्ट में लिखा हुआ है कि 6 सदस्यीय समिति बनाएंगे एडवाइजरी, और उसके माध्यम से विश्वविद्यालय का संचालन होगा। और बाकी कोई भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नियुक्तियां हैं, ये सब इनके लिए राज्य शासन से अनुमति ली जाएगी। तो मतलब जितनी भी कमेटियां विश्वविद्यालय में जो बनती है, चाहे मतलब कोई सी भी हो? नहीं, कमेटियां केवल 2 ही भंग होंगी इसमें। अच्छा। एक तो जिसमें शासन के नॉमिनी या उस तरह के नॉमिनी है वो अच्छा हो गई। अब जैसे भंग हो गई कमेटी, मतलब जो 2 कमेटियां और धारा 52 लग गई, अब जो कुलपति शासन ने पदस्थ किए हैं प्रोफेसर जैसे राजकुमार आचार्य, तो इनको अधिकार कितने रहेंगे, क्या क्या कर सकते हैं? ये सभी अधिकार, सब शक्तियां वही रहेंगी। हाँ। कुलपति है, केवल 2 समितियों से जो आप अनुमोदन कराते थे, हाँ, वो कुलपति जी करेंगे अनुमोदन। अच्छा, शासन चाहेगा तो एक स्पेशल कमेटी, शासन उसमें प्रावधान है कि 6 शिक्षाविदों की कमेटी बने। तो इसमें राज्यपाल गठित करेंगे या फिर ये करेंगे? शासन के द्वारा, शासन के द्वारा गठित की जाएगी। यानी अब देखिए तो शासन का कंट्रोल हो गया, शासन का कंट्रोल रहेगा, पूरा अधिकार सब कुछ वही है, सब कुछ। अब जैसे अपॉइंटमेंट करना, वाले टीचरों को अपॉइंटमेंट करना है या स्टाफ को अपॉइंटमेंट करना है, तो वो भी अधिकार रहते हैं क्या? नहीं, अपॉइंटमेंट का कोई, देखिए नियुक्ति तो कोई भी करेंगे, ये बिना शासन के अनुमोदन की नहीं होगी। अच्छा, अनुमोदन लेना पड़ेगा। जैसे इंटरव्यू वगैरह पहले हो चुके हैं, उसका भी अनुमोदन लेना पड़ेगा। भाई बीच में इंटरव्यू हो गए, उनका क्या दोष, जो लोग इंटरव्यू देने आए थे इनके सिलेक्शन हो गए, सब कुछ हो गया, अब लिफाफा खुल रहा है, वो हट गया, तो वो शासन से अनुमोदन लेना पड़ेगा। ये परिस्थितियां थी, ये लेना, शासन दे देगा तो घोषित हो जाएगा। अच्छा, जैसे कोर्स कोई कम करना है, किसी को बंद करना है पाठ्यक्रम को, या किसी को नया पाठ्यक्रम संचालित करना है, तो उसका नहीं। अब देखिए, कोई भी चीज करेंगे तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि हम इसलिए बंद कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स नहीं आए या वायबल नहीं है, तो उस तरह होगा। यानी ये देखें कि अब जो कुलपति आए वो कहीं ना कहीं अपने हाथ बचाते हुए कि हवन से, मतलब उसमें हाथ में जल ना जाए, देखिए हाथ बचाते हुए। ऐसा है कि अपना जो एक्ट है, स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंस, ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण उसके अंग हैं विश्वविद्यालय के, तो इनके तीनों में सब प्रावधान है। और अगर किसी नियम की कोई आपको दुविधा है तो आप शासन से अनुमति ले लो, बाकी सब नियम में सब चीज लिखी हुई है। अब देखो साहब, आप तो केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं, हम तो आपको 22 साल से जानते हैं, प्रोफेसर रहे केमिस्ट्री के, और जब रजिस्ट्रार रहे तो आपकी पकड़ तो हमने कम से कम देखी थी, और एक चीज़ है, व्यवहार भी हमने आपका देखा। एक पूरा जो सामंजस्य बैठा के चलते थे, चाहे राजनेता हो, सरकार के नुमाइंदे हो, या मीडिया हो, शहर के प्रबुद्ध नागरिक हो, पूरा एक सामंजस्य बैठा के कि कौन से नियमों में काम कैसे हो सकता है, वो काम करते थे, और सबको एक लगभग सबको संतुष्ट कर देते थे कि कोई काम नियम विरुद्ध नहीं होगा। लेकिन अब आप जो देख रहे हैं, कोई ऐसा मान के चलते हैं कि पहले सिस्टम में और आपके आज के सिस्टम में कहीं ना कहीं अधिकारी, थोड़ा सा शिक्षक, थोड़ा सा सामंजस्य से हटते हुए अपने एक स्वयंभू टाइप का होता जा रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, दूसरे का विश्वास अर्जित करना चाहिए, लोगों का आप पे फेथ हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है प्रशासन में। अगर आप, फेथ कब होगा कि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहो, हर चीज़ पारदर्शी, आपको कोई चीज़ ये नहीं पता पड़ा कि यार शक ये नहीं होना चाहिए कि ये गड़बड़ कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए जी, तो इसलिए क्या है कि प्रशासन चलाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सब चीज़। ये सब डॉक्टर साहब, जो विश्वविद्यालय में धारा, जब 1964 से विश्वविद्यालय बना, जी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो आपको याद है कि कब कब धारा 52 विश्वविद्यालय में लगी? देखिए, एक बार लगी थी, प्रोफेसर बिसेन साहब आए थे। अच्छा, PS बिसेन साहब,
तो उस टाइम उन्होंने शासन को कहा कि भाई हम नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि हमको सहयोग नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का एक प्रकरण बना था। तो उसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई ये स्थितियां हैं। तो फिर राज शासन ने उनको वहाँ पे धारा 52 लगाई। अच्छा, प्रोफेसर बिसेन साहब ने खुद लिख के दिया था? खुद लिख के दिया था। अच्छा, उनको जबरदस्ती हटाया नहीं गया? नहीं, लिख के दिया था अच्छा। कि हम जो है हमको सहयोग नहीं इस तरह से इस कमेटी से नहीं मिल रहा है, कार्य परिषद से नहीं मिल रहा है, इस तरह लिख के दिया था। तो उसके बाद फिर वो धारा 52 लगाई और धारा 52 लगा कर उनको ही कुलपति बना। अच्छा, उनको ही बना दिया था? उनको ही कुलपति बना। पहले उन पे कोई एलिगेशन? हाँ, एलिगेशन नहीं लगा उन पे कोई एलिगेशन उस प्रकार से नहीं, आरोप नहीं लगे थे, लेकिन उन्होंने कहा तो उस तरह भंग करके धारा 52 लगा करके और उनको ही चार्ज दे दिया। अच्छा, फिर सिलेक्शन कमेटी हुई होगी? फिर साल भर के अंदर सिलेक्शन कमेटी हुई। तो उस सिलेक्शन कमेटी में उनका फिर सिलेक्शन हो नहीं पाया। फिर किसका? फिर दास साहब का सिलेक्शन। आरा दास साहब, राधा रमन दास साहब के कार्यकाल पूरा होने के कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले, शायद 1 महीने पहले, उनको भी हटा दिया गया क्योंकि धारा 52 लगा दी गई। अच्छा, उनको भी हटा दिया था? धारा 52 लगा करके हटा दिया। तो उनको तो गड़बड़ियां घोटाले की कुछ कोई जांच करी थी शासन, उसमें पाए गए थे। यानी 2 कुलपति पहले, जिनको पहले कुलपति कहते थे, अब कुलगुरु कहते हैं, इंग्लिश में वाइस चांसलर। तो 2 कुलपति यहाँ पहले हटाए जा चुके हैं। एक में प्रोफेसर बिसेन साहब ने खुद रिकमेंड किया धारा 52 के लिए। तो ऐसे मान के चलो उन पे कोई एलिगेशन नहीं था। आरा दास साहब पे एलिगेशन साबित हुए, तब सरकार ने हटाया। और तीसरे ये प्रोफेसर अविनाश तिवारी, इनको हटाया। इन पे तो धोखाधड़ी के मामले साहब आप सुर्खियां देख रहे होगे तमाम। अभी तो न्यायालयिक प्रकरण है जी। हाँ, तो अंदर जांच रिपोर्ट के बारे में हमको ज्यादा पता नहीं। धक्का तो देखिए लगता है कि ग्वालियर, हमने आपको बताया था कि ग्वालियर जो है बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा। और आज से नहीं, आप समझ लीजिए, मैं 40 साल से देख रहा हूँ यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, फिजिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, सब कोई ऐसी शिक्षा की एजेंसी नहीं, वो इंस्टीट्यूशन नहीं थे जो नहीं हो। तो इसको बहुत अच्छे हाई लेवल पे देखते थे लोग। और अब ये सब घटना होती तो कहीं ना कहीं धक्का लगता है। नेक्स्ट से भी ये डबल प्लस बहुत बड़ी जीवाजी की उपलब्धि बहुत बड़ी है। आप दिल्ली वगैरह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की टक्कर पे आप खड़े हो गए थे जी। और बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मेन कारण ये है कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है। जब तक कैंपस में अच्छे प्रोफेसर नहीं होंगे, मैंने बताया ना आपको कि किसी जमाने में अच्छे प्रोफेसर से संस्था जानी जाती थी कि ये प्रोफेसर है, इस विभाग में ये प्रोफेसर है। यहाँ पर भी ऐसी था कि उनका बंसीगिरी साहब थे और दास साहब थे और इसके बाद भटनागर साहब थे, माला साहब थे, बड़े बड़े प्रोफेसर थे। उनके नाम से डिपार्टमेंट जाना जाता। तो प्रोफेसरों की भर्ती नहीं हो रही। अच्छा, ऐसा नहीं मान के चलते राजनीति दखल भी कहीं ना कहीं इसमें बढ़ता जा रहा है? इस पर तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी कुछ दिन पहले भास्कर में जरूर छपा था कि मध्य प्रदेश की 19 यूनिवर्सिटी में 87% पद रिक्त हैं। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्य। झटका इसलिए बहुत लगाओ। हमारी शिक्षा भी यहीं हुई, पढ़ाई भी हमने यहीं करी सब, तो हमको बुरा लगता है। तो ऐसे घटनाक्रम यानी बर्खास्त करे ना, हटा रहे ना, एक चोट पहुंचाता है। चोट तो पहुंचाते हैं, लेकिन तो सुधार कैसे जाए इन चीजों को? क्या मतलब शिक्षकों की, जो अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी बनती है? कैसे? देखिए, सुधार तो मेन तो सुधार वही है कि जब तक यहाँ पे नियमित शिक्षक भर्ती नहीं होंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी का विकास 1-2 दिन में नहीं होता है। बड़ा लंबा समय लगता है। 30-40 साल यूनिवर्सिटी खड़ी होती है। पहले तो हर 5 साल का प्लान बनता था, उस प्लान में सब पोस्ट आती थी, डेवलपमेंट होता था। तो क्या है कि ऐसा नहीं, अच्छा हो रहा है, सब चीज़ अच्छी हो रही है और बच्चे भी पहले की तुलना में बहुत अच्छे बच्चे टैलेंटेड आ रहे हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ गई है। तो सबसे बड़ी नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग ने हम लोगों को, नई जनरेशन को बहुत बड़ा लाभ दिया। तो सरकारी संस्थानों में कौन पढ़ता है? पूंजीपतियों के बच्चे सब सरकारी संस्थानों में, फिर कौन नहीं? हायर एजुकेशन में सब पढ़ने आते हैं। हायर एजुकेशन में वही मैंने कहा ना आपको, अब उसी पॉइंट पर आ गए कि जब तक नियमित शिक्षक अच्छे नहीं भर्ती होंगे, तब तक ये उच्च शिक्षा में यूनिवर्सिटी सिस्टम तो कमजोर हो जाएगा। जी जी। लेकिन फैकल्टी, उनका भी भविष्य देखो, उनको एक फिक्स सैलरी में रखे। और आप अगर मान लो कल भर्ती बाहर, तो वो ऑप्शन तो रहेगा उनके पास, हम यहाँ नहीं सेलेक्ट हुए, दूसरी जगह सेलेक्ट हो जाएंगे। जी जी। तो एक वो हर एक आदमी चाहता है कि अपनी गारंटी। उसके बाद उनके पास 6 रिसर्च स्कॉलर आएंगे, उनको रिसर्च स्कॉलर मिलेंगे, वो फिर पढ़ेंगे, फिर वो PhD कराएंगे। तो एक बड़ा भारी एक डिपार्टमेंट में एकदम बहुत चेंज आता है। और जो
वो स्टूडेंट्स होते हैं पीजी स्टूडेंट्स, एमएससी वाले, वो देखते हैं लैब में जाके कि काम हो रहा है, ये रिसर्च हो रही है, तो वो मोटिवेशन मिलता है वहाँ। रिसर्च हाँ रिसर्च, हायर देखिए यूनिवर्सिटी कॉलेज में फर्क यही है कि यूनिवर्सिटी में रिसर्च होती है, रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। रिसर्च जाने के। कॉलेज में तो क्या है कि मेडिकल में भी जाना है, इंजीनियरिंग में भी जाना है, उसको आई कंपटीशन में जाना है, आईएएस में जाना है, इसमें जाना, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर यूँ होती है। साथियों देख लिया आपने, समझ लिया, डॉक्टर DS चंदेल शिक्षा जगत की एक नामचीन हस्ती हैं ग्वालियर अंचल के लिए। उन्होंने विश्वविद्यालय के संबंध में बता दिया कि धारा 52 लगने से क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, शिक्षा आज किस दिशा में जा रही है। कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय हम आप सबके लिए है, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए केवल सरकारी संस्थान है, सरकार उनकी ओर ध्यान दे तो निश्चित रूप से इस वर्ग को काफ़ी लाभ मिलेगा और देश विकास तरक्की की ओर बढ़ता जाएगा।